गुड आफ्टरनून बच्चों। नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज हम लोगों का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरह से विद्युत धारा जो है वह चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है और यह प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो आज से बच्चों इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो यही पढ़ना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, इसे एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? ओरेस्टेड का प्रयोग। ठीक है, या इसको कह सकते हैं ओरेस्टेड का प्रयोग, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग जानेंगे क्या है ओरेस्टेड का प्रयोग और कैसे इनके प्रयोग के द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या की गई। और देखिए, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं इसके क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। पूछा जाता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या करें या ओरेस्टेड के प्रयोग की व्याख्या करें, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। और हम लोग आज पढ़ेंगे इसे, ओरेस्टेड के प्रयोग को। तो सबसे पहले हम जो ओरेस्टेड ने जो प्रयोग किया उसके लिए जो उन्होंने व्यवस्था की थी, पहले हम लोग उस व्यवस्था को बना लेते हैं, यानी कि उस व्यवस्था का फिगर बनाएंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखिए उन्होंने क्या किया था, हमने बताया पिछली क्लास में कि उन्होंने जो है एक बैटरी ली थी। ठीक है, इसका पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, और इस बैटरी में उन्होंने एक की जोड़ा था और फिर उसके साथ जो है इन्होंने एक धारा नियंत्रक लगाया था यहाँ पे ऐसे, और एक तार दिया था ए बी। तो हम लोग तार लेते हैं ए बी, ये ए बी तार हो गया। ठीक है, और इसी के बगल में इन्होंने एक कंपास रखा था, धारा यानी कि दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, चलिए ये हो गया कंपास। तो ऐसा ही हम लोग 3 फिगर बनाएंगे। ये फिगर हो गया ए, उसके बाद एक फिगर और बनाएंगे सेम ऐसा ही, यहाँ पे की लगा देते हैं, यहाँ पे धारा नियंत्रक लगा देते हैं, और यहाँ से तार है। फिगर बी हो गया ये बी तार, यहाँ पे ये हो गया फिगर बी। और नेक्स्ट है
फिगर सी। और एक ही फिगर में हम सब एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपका की है, ये आपका बैटरी है, ये है रजिस्टर यानी कि धारा नियंत्रक, और ये आपका चालक तार है। ठीक है, चलिए, और ये आपका कंपास है। तो ये पूरा सेम फिगर है। तो पहले आपको ये फिगर बना लेना है, ठीक है, और इसको पहले फिर से हम समझा देते हैं और फिर इसके बारे में हम लिखवा देंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ये जो अर्स्टेड थे, वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1820 में ये प्रयोग किया था। ठीक है, और ये वैज्ञानिक जो हैं कहाँ के थे, तो डेनमार्क के थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ के थे ये, डेनमार्क के थे। आप लिख सकते हो चाहे तो इन्हें। चलिए, तो ये दो बातें, और इन्होंने जो प्रयोग किया था उसको समझते हैं। देखिए क्या किया था इन्होंने, भाई व्यवस्था ली, व्यवस्था में इन्होंने एक बैटरी लिया, बैटरी में एक की लगाया। की हमने बताया था ये की क्या होता है, स्विच होता है। तो स्विच आप समझ गए होंगे कि ऑन ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद एक धारा नियंत्रक लिया था इन्होंने। धारा नियंत्रक काम क्या है, नाम से पता चल रहा है, धारा नियंत्रक यानी कि धारा को नियंत्रित करने वाला, यानी कि जरूरत के हिसाब से हम धारा को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये धारा नियंत्रक है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ये सब धारा नियंत्रक ही हैं। और ये AB जो है ये चालक तार है। ये जो आप AB देख रहे हैं ना, ये AB चालक तार है। ठीक है, तो चलिए, और ये आप देखिए कंपास है। तो देखिए क्या किया था इन्होंने, जब ये व्यवस्था ली इन्होंने, तो इस व्यवस्था में ये व्यवस्था बना करके इस चालक तार के समांतर ही इन्होंने कंपास रखा। और कंपास की जो सुई थी, ये कंपास की सुई है। ठीक है, कंपास की सुई, ये कंपास की सुई जो है ये इसके समांतर थी। किसके समांतर बच्चों, तो इस धारावाही चालक तार के समांतर रखी हुई थी। और अभी इस व्यवस्था से यानी कि बैटरी से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अभी ये ऑफ है। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ये अभी ऑफ है। ठीक है, यानी कि यहाँ से कोई धारा प्रवाहित अभी नहीं हो रही है। तो देखिए ये बिल्कुल समांतर में जैसे रखा था वैसे ही है। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर की को ऑन कर दिया, और जैसे ही इन्होंने ऑन किया तो यहाँ से धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई। ठीक है, धारा नियंत्रक के द्वारा हम लोग धारा को नियंत्रित कर लेते, जरूरत के हिसाब से बढ़ा घटा सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने बढ़ाया घटाया होगा। फिर देखा उन्होंने कि ये जो चालक तार AB है, इस चालक तार AB से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही धारा प्रवाहित होना शुरू होती है तो ये जो सुई है, ठीक है, तो इस सुई में क्या होता है बच्चों, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप। यानी कि विक्षेप का तात्पर्य क्या है, यानी कि सुई का मूवमेंट, यानी कि सुई मूवमेंट करना शुरू कर देती है। और ये विक्षेप जो होता है, तो आप देख सकते हैं ये विक्षेप अंदर की तरफ है, यानी कि ये सुई का ये देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, ये साउथ पोल है सुई का और ये नॉर्थ पोल है, यानी कि एरो की दिशा हमेशा नॉर्थ पोल की ओर होती है। ठीक है, तो ये नॉर्थ से ऊपर हो रहा है, देखिए नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ से ऊपर की ओर, यानी कि अगर कहा जाए तो इसका नॉर्थ पोल जो है, इस दिशा में धारा प्रवाहित होने के कारण नॉर्थ पोल जो है वो क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं नॉर्थ पोल आकर्षित हो रहा है ना, सुई का जो नॉर्थ पोल था वो आकर्षित हो रहा है। ठीक है, और फिर ऐसा देखा इन्होंने, और फिर उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, इस बैटरी की दिशा को बदल दिया इन्होंने। तो बैटरी की दिशा जब बदला इन्होंने, तो देखा क्या कि अब जो धारा प्रवाहित होगी वो इस दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि अब जो तार AB था, ठीक है, अब इससे इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखा गया कि धारा की दिशा जब पलटे तो अब ये जो है क्या हुआ, प्रतिकर्षित, यानी नॉर्थ पोल इसका प्रतिकर्षित होने लगा। ठीक है, नॉर्थ पोल क्या हुआ, प्रतिकर्षित होने लगा। तो सिंपल सी बात है कि एक बार नॉर्थ पोल आकर्षित हो रहा है, एक बार नॉर्थ पोल प्रतिकर्षित हो रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं
ये धारा जो है प्रवाहित होने के कारण इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो ये दिशा सूचक यंत्र है यह चुंबकीय क्षेत्र में ही या चुंबकीय प्रभाव के कारण ही क्या होता है, विक्षेपित होता है, यानी कि इसमें मूवमेंट शुरू होता है, यानी कि आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय प्रभाव के कारण ही। तो इसी से इन्होंने ऑस्टेड ने ये बात कही कि भाई अगर इस चालक तार के नजदीक जब हमने कंपास रखा तो ये कंपास जो है धारा प्रवाहित होने पर विक्षेपित हुआ दो अलग डायरेक्शन में, एक बार आकर्षित हुआ और एक बार प्रतिकर्षित हुआ। तो इसका मतलब है कि चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि धारावाही चालक तार चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो चलिए बच्चों इसे पहले फिगर बना लीजिए, क्योंकि फिगर से ही आप क्या है अगर समझ गए होंगे तो खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तभी इसकी जो थ्योरी है वो हम आपको लिखाएंगे, तो पहले फिगर बना लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं आगे इसकी थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या था, 1820 ईस्वी में ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के लिए उन्होंने एक व्यवस्था ली, जैसा कि हमने आपको फिगर बनाया था वही फिगर उनकी क्या है, व्यवस्था है। तो एक व्यवस्था ली जिसमें इन्होंने एक बैटरी, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया था, बैटरी था, एक कुंजी ली, एक धारा नियंत्रक लिए तथा एक चालक तार लिए, कंडक्टिंग वायर लिया इन्होंने, और इसके नजदीक एक दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास लिया और देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि जब चालक तार से धारा प्रवाहित नहीं होती है तो दिशा सूचक यंत्र में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, जब चालक तार से धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, तो विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब चालक तार से धारा प्रवाहित होता है तो सुई विक्षेपित होने लगती है, ठीक है। यानी कि जैसे ही चालक तार से धारा प्रवाहित होता है तो सुई भी विक्षेपित होना शुरू कर देती है, ठीक है। और आगे देखते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और फिर क्या होता है, सुई विक्षेपित होने लगती है, और विक्षेपित कैसे होती है, यानी कि दिशा जब हम बदलते हैं एक बार आकर्षित होती है और फिर दिशा बदलने पर एक बार प्रतिकर्षित होती है, ठीक है बच्चों। तो हम इतना भी कह सकते हैं कि विक्षेपित होने लगती है, ठीक है। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, तो आपको ये लिख देना है। और इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट जो है उसकी व्याख्या हो गई, ठीक है। इसको चाहे तो और भी बातें इसमें जोड़ करके हम लोग बच्चों बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात है कि धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, तो विक्षेपित होगी सुई, और विक्षेपित कैसे होगी, एक बार आकर्षित होगी और एक बार प्रतिकर्षित होगी। तो सीधी सी बात आपको ये याद रखना है, यानी कि एक बार जो है क्या होता है वो, या तो मतलब अगर हम बात करें तो समझिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं कि धारा प्रवाहित होने पर विक्षेपित होने का कारण क्या है, तो भाई यही कारण था, ठीक है, कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक तार जो है अपने चारों ओर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। तो इसमें थोड़ा सा और लिखते हैं फिर टोटल हम आपको समझाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक देखिए हम लोग देख चुके थे, क्या कहा था कि जब चालक तार से धारा प्रवाहित नहीं होती है तो दिशा सूचक यंत्र में यानी कि उसकी सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो सुई विक्षेपित होने लगती है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, धारा प्रवाहित होती है तो सुई विक्षेपित होने लगती है। अर्थात क्या होता है कि जब धारा की दिशा सुई की दिशा में ही होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि सुई की दिशा अगर ऐसे है तो जो प्रवाहित होने वाली यानी कि ये सुई की दिशा हो गई बच्चों, ध्यान से देखिएगा।
तो इसी दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा, ये धारा की दिशा हो गई। तो धारा, ये सुई की दिशा, ये धारा की दिशा, दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, इसी को कहा गया है कि जब धारा की दिशा सुई की दिशा में ही होती है तो सुई आकर्षित होता है, यानी कि ये जो है सुई जो है ये धारा की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया था, आप ठीक से फिगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और जब धारा की दिशा विपरीत होती है तो सुई प्रतिकर्षित होता है, यानी कि ये सुई की दिशा है तो धारा की दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी। तो क्या होगा, ये सुई जो है प्रतिकर्षित होने लगती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, प्रतिकर्षित होता है। तो इससे ही इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है जो चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, तो यही इनका प्रयोग था और इसी प्रयोग पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। ठीक है, और क्यों निकाला, हमने पहले ही कहा कि अगर दिशा सूचक यंत्र में उसकी सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस चालक तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि दिशा सूचक यंत्र पर चुंबकीय क्षेत्र का ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इससे निष्कर्ष निकला और यही इनका प्रयोग था और इसके प्रयोग पर बहुत सारे जो है उपकरण बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, जैसा कि मैं पिछले इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था। ठीक है, आगे उसको हम लिखवाएंगे कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, सब कुछ बताएंगे। अभी हम लोग का जो पहला टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि सर समझ में नहीं आया, हम फिर से प्रयास करेंगे आपको समझाने का। ठीक है, लेकिन आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और फिगर को ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये अभी का जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये जो बात इन्होंने बताई, अब इससे क्या क्या प्रभाव, मतलब इसके प्रभाव से जो है कुछ और भी निष्कर्ष निकले, तो उनको देखते हैं क्या क्या निष्कर्ष निकले। चलिए पहले सुन लेते हैं। देखिए एक निष्कर्ष ये निकला, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि कोई आवेश अगर है तो उसके चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो एक निष्कर्ष ये निकला कि कोई स्थिर आवेश अगर है, ठीक है, तो उसके चारों ओर क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये उस आवेश का अपना गुण है। ठीक है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे अभी नहीं समझना है। अभी ये सिर्फ जानना है कि आवेश की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी आवेश अगर स्थिर है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा। ऐसा कोई आवेश नहीं है जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र ना हो बच्चों। ठीक है, और दूसरी बात क्या, दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि अगर कोई आवेश गति कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, हम आवेश की बात कर रहे हैं। अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो गति करते समय उसके पास तो विद्युत क्षेत्र होगा ही होगा क्योंकि आवेश है, लेकिन साथ में क्या होगा, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि गतिमान आवेश अगर है तो उसमें विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि कैसे, ये कैसे हुआ विद्युत क्षेत्र, कैसे हुआ चुंबकीय क्षेत्र। तो ये भी क्या है, ये विद्युत क्षेत्र वाला तो गुण आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया गया है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे है इसको अब समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई चालक तार है तो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो सीधी सी बात है बच्चों कि धारा प्रवाहित होने का कारण कौन है, आवेश। तो आवेश प्रवाहित हो रहा है तभी धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा प्रवाहित हो रही है तो वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने का कारण कौन है, आवेश है। क्योंकि आवेश नहीं प्रवाहित होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरह से ये बात सामने आई कि आवेश के यानी कि गतिमान आवेश के, ठीक है, चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। ठीक है, क्लियर बच्चों।
फिर एक तीसरी बात और आई कि तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात ये थी कि कोई चालक तार है तो उसके चारों ओर केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र ही होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसके चारों ओर केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र ही होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। बच्चों बात समझ में आई? अब कहोगे सर जी ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पिछले अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि भाई आवेश के प्रवाहित होने पर धारा प्रवाहित होती है, और आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों है। तो फिर इस चालक तार के चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र ही क्यों है, विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं है? तो बच्चों इसका भी कारण है। वह कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा, हम बता रहे हैं आपको। कोई भी चालक तार में जब आवेश प्रवाहित होता है तो वह आवेश क्या होता है, उस आवेश में यानी कि उस चालक तार में दोनों तरह के आवेश होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के जो आवेश होते हैं ये दोनों की संख्याएं यानी कि दोनों की मात्राएं बराबर होती हैं, जिसके कारण इनसे उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से मिलकर के उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए इनके चारों ओर विद्युत क्षेत्र नहीं रह पाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रहता है। बात समझ में आ गई बच्चों? फिर से सुनिएगा ध्यान से। हमने क्या बताया आपको? हमने बताया कि अगर कोई चालक तार है तो उसमें दोनों तरह के आवेश होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और जैसा कि हम आवेश की प्रॉपर्टी से जानते हैं, क्या जानते हैं तो देखिएगा जरा समझिएगा कि कोई भी चालक तार है तो वो भाई किसी पदार्थ का, किसी तत्व का बना होता है। जैसे मान लेते हैं ये चालक तार है तो ये चालक तार किसका बना है, कॉपर का। तो यहाँ पर कॉपर का तार जो हमने लिया है, वायर लिया है, ये कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, कोई आवेशित तो है नहीं अभी, ये न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम एनर्जी देते हैं इसको, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी देने पर ही करंट और ठीक इसके अपोजिट में आवेश जो है प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो जब आवेश प्रवाहित होता है तो इसमें दोनों तरह के आवेश उत्पन्न होंगे, एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश। तो पॉजिटिव आवेश में क्या होता है, पॉजिटिव आवेश में करंट जो है, विद्युत क्षेत्र जो है बाहर की ओर होता है, ठीक है, और नेगेटिव में अंदर की ओर। तो जब इस चालक तार में दोनों तरह के होते हैं तो पॉजिटिव से निकलने वाला आवेश नेगेटिव में चला जाता है, जिससे कि इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र वो क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाते हैं और क्या रह जाता है, केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पे ओरेस्टेड के प्रयोग के बाद कुछ निष्कर्ष जो निकले वो क्या थे। तो देखिए ये निष्कर्ष निकला कि स्थिर विद्युत आवेश के चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र होता है, जो कि हम पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा क्या निष्कर्ष निकला कि गतिमान आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, गतिमान आवेश की बात किसकी हो रही है, गतिमान आवेश की। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं भी हम बताएंगे। तीसरा देखिए, धारावाही चालक के चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यही निष्कर्ष निकला ओरेस्टेड के प्रयोग के बाद। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चलिए इस पर देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है। एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि स्थिर विद्युत आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों, चुंबकीय क्षेत्र इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए, केवल विद्युत क्षेत्र, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरे पॉइंट पे बन सकता है। ठीक है, कि कोई आवेश है जो अपनी गति की अवस्था में है, यानी कि एक गतिमान आवेश है, तो बताइए इसके चारों ओर कैसा क्षेत्र होगा। ऑप्शन दे देगा केवल विद्युत क्षेत्र,
केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, गतिमान आवेश बोला है, मतलब कि दोनों होंगे, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। तीसरा पॉइंट से भी क्वेश्चन बनता है, कहेगा एक धारावाही चालक है और उसके चारों ओर कैसा क्षेत्र होता है। ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखिएगा बच्चों। तो देखिए, और यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इस पर आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है इस पॉइंट पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि भाई धारावाही चालक है तो दोनों उत्पन्न होगा, क्योंकि उसमें आवेश भी है और धारा प्रवाहित हो रही है, तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बिल्कुल क्लियरली याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको हमारा जो है क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें बच्चों, और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।